This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की क्लोजिंग माशाल्लाह अच्छी हो गई। 27 प्लस पे मार्केट क्लोज हुई। हमने कल ये देखा कि अमेरिका में अच्छी क्लोजिंग हुई थी और एशिया में भी अच्छी क्लोजिंग हुई, माइनस चाइना के, जहाँ पे 14 का लॉस हुआ और 27,700 पे उसकी मार्केट आ गई, विच इज़ अ बिग डिक्लाइन फ्रॉम द पीक ऑफ 5,000। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स अच्छा चल रही थी, इंक्लूडिंग बॉम्बे। हमारी मार्केट खुली तो एकदम शूट कर गई और 308 पॉइंट का हमने इजाफा देखा। उसके बाद से गिरना शुरू हुई तो फिर हमने प्लस 116 देखा, फिर हमने प्लस 144 देखा, फिर 67 देखा, 57 देखा, 62 देखा और आखिर में 27 प्लस पे बंद हो गई, विच इज़ फाइन गिवन द होल सिचुएशन। लेकिन जब ये मार्केट हमारी खुल रही थी उसी वक्त तेल की कीमत जो थी एकदम से ट्रम्बल की। लास्ट नाइट की इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 31, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश बैंड की, 31-33, और हमें जो फिगर मिला सुबह शो के वक्त वो था 30-51 का। अब थोड़ी सी इसमें शायद इम्प्रूवमेंट आई है, तब भी कोई 70 सेंट इसका लॉस है और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब जो मार्केट खुल रही है यूरोप की, वहाँ हर तरफ नेगेटिविटी है। अब देखें कि ये तेल की कीमत कैसे चलती है और उसका इम्पैक्ट अमेरिका पहुँचते पहुँचते क्या होता है। आजकल तो ऐसा लगता है कि अब आपको कोई इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तेल का इंडेक्स देख लें, तेल की कीमत को देख लें, उसके ग्राफ को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि होना क्या है। अप है तो सबको ऊपर जाना है, डाउन है तो सबको आस्ते आस्ते नीचे जाना है। तो तेल का इतना ज़्यादा कोरिलेशन हो गया है कि विच इज़ अमेजिंग। हाँ, पाकिस्तान की जो हम बात करें तो हमें 100 पे इजाफा 14 का है और इस तरह से हमारी मार्केट आ गई है 31,101 पे। अब आप कंपेयर करें चाइना से पाकिस्तान को, चाइना को बहुत लोग मिसालें देते रहते, 5,000 से 2,700 पे आ गया। हमारी मार्केट शायद 35,600 तक गई थी और अब 31,100 पे खड़ी है। तो हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है और हमारी मीशत बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें इतना ये भी नहीं गिरना चाहिए था। सारा जो ड्रैगिंग हुई है वो ऑयल की कीमतों में हुई है, ऑयल के शेयर्स में हुई है, जिसका इत्तेफाक से हमारे मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है, टू द ट्यून ऑफ कहते हैं लोग 30%, जबकि अमेरिकन मार्केट में तेल की जो कंपनीज का शेयर सिर्फ 6% है। मगर आप देखते हैं कि वो 6% भी उनको ड्रैग कर देता है डाउन। हमारा क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोजर है इसलिए हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो। तो बहरहाल ओवरऑल इकॉनमी अच्छी चल रही है, ओवरऑल तमाम इंडेक्स चीज़ें सही जा रही हैं। ऑयल की कीमत में कमी है, वो खींच रहा है हमारे शेयर्स को, लेकिन आज इतना गिरावट नहीं आई। 30 में 20 का लॉस और 18,025 का लेवल मेंटेन हुआ। ऑल शेयर्स में 56 का इजाफा है और 21,899 का लेवल। वॉल्यूम्स मॉडेस्ट हैं, KC 30 में 53, 100 में 78, 119 मिलियन का काम हुआ है। एडवांसिंग कंपनी 151 रही, डिक्लाइनिंग 161, अनचेंज 21, 333 कंपनीज में काम हुआ है। TRG वॉल्यूम लीड कर रहा है 7.35, सिल्क बैंक नंबर 2 है 6.12, फौजी सीमेंट 5.71, बैंक ऑफ पंजाब 5.4546, पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 4.43 मिलियन का काम हुआ। गेनर्स में पाकिस्तान टोबैको है, 58 का इजाफा इसमें है, सीमेंट में 42 है, सफ़ायर में 28 है, हीनो पाक में 22, अर्चोमा पाकिस्तान में 20 का इजाफा। लूजर्स में कॉलगेट 50, सनोफी 31, एटलास बैटरी 30, एबॉट लिबर्टी 17, गंधारा इंडस्ट्रीज़ 16। तो ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी मीशत की, अदर दैन ये ऑयल और इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वी सीम टू बी डूइंग वेल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एक हम मुसीबत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी IMF ने आज फिर से यकीन दिलाया, आपको याद दिलाया, वार्निंग दी है सख्त किस्म की कि जी आपके जो टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, आपके ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपके कर्ज़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसने वर्ड यूज़ किया है ख़तरनाक किस्म का, पता नहीं यहाँ के हुक्मरानों को ये बात समझ में आएगी भी कि नहीं। उसने कहा है लैक ऑफ रिफॉर्म नेसेसरी टू कंट्रोल
बैलूनिंग डेप्ट्स, बैलून वो होता है उसको आप छोड़ देते हो उड़ते ही चला जाता है ऊपर, कंट्रोल कोई नहीं होता, उसके कोई रस्सी बची हुई नहीं होती। तो बलूनिंग डेप्थ हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हुक्मरान बड़े मज़े से कर्ज़े ले लेके ग्रीन बस और लाल बस और ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं, ऐसी जगह पे चला रहे हैं जहां उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। ना इस्लामाबाद के बस की कोई वायबिलिटी है, ना लाहौर के बस की वायबिलिटी है। आज उसकी अगर सही कीमत आप चार्ज करें 50-60 रुपये, कोई नहीं बैठेगा लाहौरी या पिंडी वाला। उससे अच्छा तो बस का निज़ाम कराची का है, जहाँ 10, 15 और 20 रुपये में सड़ी 20-20, 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ, लेकिन इंजन उनके बड़े फर्स्ट क्लास होता है, वो लेके जाते। 1 पैसे की गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है, लेकिन यहाँ के 2 करोड़ लोगों को आगे पीछे कर रहा है ये सिस्टम। ये जो आर्टिफिशियली ये सब चीज़ें लगाई जा रही हैं नहीं चलने वाली, और ये कर्ज़े ले लेके इस पर कमीशन बहुत बड़ा होता है। कोई भी चीज़ आप ख़रीदें महंगी, उसमें आपको 2-3% कमीशन तो हर जगह दुनिया भर में मिलता है। इवन बैंकों में, इवन कमर्शियल कंपनीज में भी एग्जीक्यूटिव जो है ना उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आप जब इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा कर्ज़े लेके। हाँ, अगर हिम्मत वाले हो टैक्स जमा करो, उससे करो, हम इतना एतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन इकनॉमिकली अनवायबल प्रोजेक्ट लगाना बेकार है। पीटीआई ने पहले ही कह दिया था कि ये जो बसें से चली वो बंद कर देंगे, क्योंकि वाई शुड वी गिव सब्सिडी देना है तो फिर स्टील मिल को देते रहो, पीआईओ को देते रहो, क्यों उसको निचकारी कर रहे हो? सब्सिडी का ज़माना गया, दुनिया भर में कहीं सब्सिडी नहीं दी जाती। एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है आज की है कि परसों यानी आज 3 दिन बाद मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है 30 तारीख को, और अच्छी बात ये हुई है कि स्टेट बैंक ने एक कमेटी बना दी है जो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी। पहले वाली बात नहीं है, पहले से काफ़ी कदरे इंडिपेंडेंट बॉडी बनी है, लेकिन इसको और मज़ीद इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड करे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, और उसका ताल्लुक़ होना चाहिए इकनॉमिक सिचुएशन से, ना कि किसी गवर्नमेंट के कहने पे। तो ये हालात अच्छे हो सकते हैं, देखें क्या पॉलिसी आती है। तो ये आज की ख़बरें, और अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ। हमारे साथ इकराम मियाँ साहब मौजूद हैं, फॉर्मर बैंकर और मार्केट के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस को चला चुके। इकराम साहब, जो आजकल ये जो मैंने कमेंट किया उसका बारे में आप क्या कहेंगे कि अब स्टॉक के इंडेक्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेल के इंडेक्स को देखें, जैसे अभी आप बैठ के देख रहे थे जी। आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। बस आई थिंक आपकी जो तेल की वजह से डेफिनेटली पूरी दुनिया में जहाँ बहुत कौमों को फ़ायदा भी हुआ है, मुल्कों को जी जो डिपेंडेंट थे ऑयल पे, जैसे हम हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा बोनेंजा है। और अल्लाह करे ये बोनेंजा है, ये वर्ड पता नहीं हुक्मरानों को पता है या नहीं जी। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, बहुत ज़बरदस्त मौका मिल गया आपको। मतलब कि जिस यकीन मानिए मैं 20 साल पहले दुआ मांगता था अल्लाह से, अल्लाह $20 का तेल कर दे, आज हो गया, अल्लाह ने सुन ली जी। बिल्कुल बोनेंजा, बिल्कुल एक इतना उम्दा वर्ड आपने यूज़ किया है, तो मगर इसको हम इस्तेमाल ना कर पाए। मेन चीज़ है कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं मुल्क में वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इकॉनमी को स्टिमुलस चाहिए। स्टिमुलस उसी वक्त मिलेगा जब आप तेल सस्ता आवाम को मिले, तेल इंडस्ट्री को मिले, एनर्जी है आपके फार्मर को मिले। बिल्कुल। तो और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। दे आर नॉट फॉरवर्ड लुकिंग कि हम मुल्क को आगे लेके जाएं। थर कोल पिछले 20 साल से 94 से साहब 20-21 साल अभी तक क्या आप कुछ नहीं हुआ, अचीवमेंट हुई है? कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे जब नई गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने आके यहाँ पे कहा 6000 मेगावाट हम यहाँ पे गडानी में कहाँ है वो? लगाएंगे कोल बेस्ड का। कहाँ है? कहाँ गया वो? कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो बल्कि एक मेगावाट के बिजली का इजाफा नहीं हुआ है 2.5 साल में। तो और हम यहाँ पे अपने मुख्तलिफ शोज़ में हम कहते रहे कि चलो आपसे इजाफा तो नहीं हो रहा, नया तो लगा नहीं पा रहे आप, खाली तख्ती लगाते हो फिर वो तख्ती उतर जाती है। गिडानी वालों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया। हमने ये कहा कि जो बहुत सारे IPPs बंद पड़े हुए हैं उन गरीबों पे एहसान नहीं करो, उन पे आप नज़र करम करें कि वो इंडिविजुअल्स ने मिलकर पैसा एक IPP लगाया, जैसे जापान पावर है, ये सुई सौदन है, इस तरह के और बहुत सारे हैं। सेपकॉन है, वो बेचारे बंद इसलिए हो गए कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी तो लगा दी पावर लगाने में,
जब उन्होंने माल बेचा तो किसको बेचा? गवर्नमेंट को बेचा। गवर्नमेंट ने उनको पैसे नहीं दिए। आप बैंकर हैं, आपको पता है कि व्हाट लिक्विडिटी मीन्स। लिक्विडिटी इज़ एवरीथिंग, मनी कैश इज़ द किंग। जब उनको कैश नहीं मिला, उनकी कंपनियां बंद हो गई। जब कंपनियां बंद हो गई, अंडर द एग्रीमेंट जो 15 साल 20 साल का करते हैं, उन्होंने उन पर फाइन करना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि क्यों बंद हुई, बंद तो आपके एक्शन की वजह से हुई। अगर आप इन्वेस्टर के साथ इतना जुल्म करेंगे तो फिर तो आपको लोड शेडिंग सहना पड़ेगी। तब तो 6-6 हज़ार का मेगावाट की कमी रहेगी इस मुल्क में। उनका आ लग गया ना कि इवन जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है सर, हम लोग ये सजेशन देते रहे कि ये सब इनके पेनल्टीज वगैरह सब वेव की जाएं, इनको वर्किंग कैपिटल दिया जाए कि जाओ भाई तेल खरीद के लाओ, फर्नेस ऑयल बड़ा सस्ता हो गया आजकल। जी बिल्कुल, क्रूड से भी सस्ता है, और बिजली बनाओ और सिस्टम में डालो तो 1000-1500 पॉइंट तो सिर्फ इससे आ सकते हैं अगर, और उनके आंसू भी धुल जाएंगे, शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर भी खुश हो जाएंगे और मुल्क में 1-1.5 हज़ार का इजाफा हो सकता है। जापान पावर एंड का 150 है, जी साउदर्न का 150 है, 300 तो ये हो गए। इसी तरह और भी आप 2-4 आप नाम ले रहे हैं, शायद 1000 लाया जा सकता है, लेकिन नहीं लाते। बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्यूरोक्रेसी है, आगे बढ़ना नहीं चाहती, ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को रोकती है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। देखिए ना, जो भी मुल्क की तरक्की हुई वो जनरल अयूब खान साहब के ज़माने में जो आपने 13% 13-14% भी हमने ग्रोथ दी है, और पाकिस्तान वाकई एक इंडस्ट्रियलाइज मुल्कों की तरह आगे बढ़ना शुरू हो रहा था, तो एटलीस्ट उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी। मेरे वालिद भी स्टेट बैंक में होते थे, उनको भी निकाल दिया गया था जब अयूब खान ने एक साथ 303 लोगों को निकाल दिया था। 303 वो निकाला था जनरल यहिया साहब ने, नहीं भुट्टो, अयूब खान 303 नहीं वो, अच्छा उससे पहले। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ब्यूरोक्रेसी अंडर कंट्रोल, अयूब खान साहब ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग की थी, जिसमें हमारे अब्बा जैसे जो रिसर्च के डिपार्टमेंट के हेड थे वो भी फायर हो गए थे। वो कहते हैं ना कि सब, मगर ही क्रिएटेड ए फियर इन द ब्यूरोक्रेसी कि एक्ट फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर द गुड ऑफ योर सेल्फ। और फिर आप यही तो इसलिए जब तक मुल्क की इकॉनमी के लिए मजबूत प्रोग्राम नहीं बनाए जाएंगे तो, और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो वो हवा में अगर आप बना लें, स्केचेस बना लें, चीज़ें बना लें, तो बात आगे चलेगी नहीं। तो अब टाइम है यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज़। आज ही मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, देयर इज़ नो टेक्सटाइल मिनिस्टर। जो पिछले मिनिस्टर थे वो कुछ सेनेटर साहब थे, और वो जब रिटायर हुए क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, सेनेट नून लीग के थे, अब उनकी जगह कोई फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है। तो हालांकि सबसे बड़ी आपकी इंडस्ट्री है, 50-60% जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट से आता है, और उसको आपका तो मिनिस्टर ही नहीं है। आपका कोई आप फिर कहेंगे कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो पता नहीं क्यों कम हो रहा है। व्हाट एफर्ट द गवर्नमेंट हैज पुट इन। तो देखें ना, हर बंदे की एक सर्टन कैपेसिटी होती है टू मैनेज अ जॉब। तो लिहाजा अब एक अगर आपने एडहॉक किस्म का सेटअप बना दिया है और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये मिनिस्ट्री जो अब खाली पड़ी है, ठीक है, फलां मिनिस्टर इजाफी चाहिए, देख लेगा उसको भी। अब भाई उसको पहले वाले से फुर्सत नहीं है, वो इसको क्या देख अपनी अपनी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो सब मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी को उनकी रिव्यू किया करेंगे, उनका एक जायज़ा लिया जाएगा कि किन मिनिस्ट्रियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया, क्या टारगेट्स थे। लेकिन वो बात सिर्फ उनकी ख्वाहिश तक ही रहेगी, लेकिन ख्वाहिश को अमली जामा ना बना सके वो। तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्ट्रियाँ जो हैं, उनकी कारकर्दगी के लिए एक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं दुनिया में, वो जब अपने बजट्स बनाती हैं, चीज़ें बनाती हैं, तो टारगेट्स होते हैं। तो जब तक आप टारगेट्स दे के मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रियों को, उनके स्टाफ को या उनके जो ज़ैली इदारे हैं, जब तक ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो हम एक एडॉकिज़म की पॉलिसी पे ही ज़िंदा रहेंगे। एक यानी जो आप अभी बात कर रहे थे। देखिए, इस मुल्क में अभी कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है। एक ट्रेड पॉलिसी ड्राफ्ट बना के शायद प्रेजेंट किया गया, पीएम ने रिजेक्ट कर दिया, इतना ख़राब था वो। ऑटो पॉलिसी का जिक्र पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं, बिल्कुल। फार्मा पॉलिसी का जिक्र मोर देन 1 ईयर से सुन रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। यानी कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो गई है ये। तो मतलब कि अफसोस होता है कि
they themselves are very successful business people. आप इनके 92 का एक्शन देखे जनाब, आए क्या हम उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे, उन्होंने कहा ये सेल्स टैक्स वाला सिस्टम ख़त्म करो, बताओ कि भाई कितनी मशीन है और एक मशीन पे कितना टैक्स दोगे। हम लोगों ने खुद अच्छा खासा वॉलंटियर किया और वो लगा दिया, पता चला गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहीं से ज़्यादा बढ़ गई और सेल्स टैक्स वाले हड़ताल पे चले गए। Yeah. ये होता है एक्शन। दिस इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए चेंज इन गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन मुशर्रफ, जरदारी एंड नवाज शरीफ? नथिंग, इट्स ऑल द सेम। बिल्कुल। तो इसलिए वक्त अब यही है कि हर अदारा, हर मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री के ज़ैली अदारे नीचे कॉरपोरेशन ने, दे शुड बी रन बाय मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। भाई आपके कितने इदारे हैं जिनका कोई हेड ही नहीं है पिछले 2-3 साल से? वो भी है कि इदारे खाली 50 के करीब। तो जब तक आप मैनेजिंग, इनको आदमी नहीं मिलते, जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं करते, अपने टारगेट्स को क्लियर नहीं करते, तो ये बस एडोकिज्म का काम चलता रहेगा। इकराम साहब, कैन यू इमेजिन ए बैंक, आप तो बैंक में काम करते रहे, जिसका कोई प्रेसिडेंट ही ना हो फॉर मेनी ईयर्स? हो सकता है ऐसा बैंक? ऐसा हो सकता है कभी दुनिया में? नहीं होता। यहाँ है ना, 54 इदारों के पास हेड नहीं है, किसी को कह दिया भाई चलाओ तुम थोड़ी देर के लिए। हाउ यू एक्सपेक्ट समबडी, आप एडिशनल चार्ज दे देते हैं। हाउ यू एक्सपेक्ट समबडी हु इज बीन गिवन ए टेम्पररी चार्ज टू टेक एनी लॉन्ग टर्म व्यू और एनी सॉलिड व्यू और एक कोई फोर्सफुल इन्फोर्समेंट कोई चीज़ की कर सकता है कोई आदमी? खैर, जिसको कहा गया कि भाई आप जब तक देखें, लेकिन जैसे ही आपको मिल जाएगा रख देंगे। प्रेजेंटली तारिक, मोस्ट ऑफ द बैंक जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, फाइनेंशियल अदारे, जिसमें DFIs आ जाती हैं, आपका नेशनल बैंक है और ऐसे जो भी अदारे हैं, SME बैंक वगैरह, उन सब बैंक्स में बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं गवर्नमेंट के। बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बट देयर आर सर्टेन कॉर्पोरेशंस, मेनी इदारे जो रेगुलेटरी इदारे भी हैं, जिनका कोई प्रॉपर MD या कोई प्रॉपर हेड नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। तो बहरहाल, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यही है मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए कि आप जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, जैसे 5 साल के 5 ईयर प्लान होते थे, हाँ, वो कोई प्लान नहीं है 60s वगैरह में। हाँ, उस पर बिल्कुल अमल दरामद होता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुक्मरान था ना, किसी की मजाल नहीं थी कि अयूब खान की हुकूमत को टाले। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना होगा। हम एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ ही लगानी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर को तवज्जो देनी चाहिए, हमें देखना चाहिए हम किस तरह से अपनी क्रॉप्स की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम बजाय इंपोर्ट करें खाने पीने की चीज़ें, हम एक्सपोर्ट कर रहे हों। इसी तरह इंसेंटिव्स देना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़रूरी है, और इनकरेज करें। इंसेंटिव क्या देंगे जनाब? आपका फर्टिलाइज़र 1800 का पर बैग, हाँ, ऊपर से वो दे देते हैं किसान पैकेज, वो अलग है। इंडिया में 3 से लेकर 400 का मिलता है फर्टिलाइज़र किसान को। वो कहाँ से लाते हैं? एक तो उन्होंने गैस की कीमत कम रखी हुई, इससे शायद फीड स्टॉक ही सस्ता है, प्लस सब्सिडी भी देते हैं। ये तो किसान पैकेज से देते हैं, वो रेगुलर सब्सिडी। तो हमारा किसान कैसे कम्पीट करे? वाघा बॉर्डर के उस तरफ इंडिया वही चीज़ बना रहा है, इधर हमारा पाकिस्तानी बना रहा है, वो 300-400 का खाद ला रहा है, हमारा आदमी 1800 का ला रहा है। कैसे कम्पीट करेगा जनाब? नहीं कर पाएगा। दूसरा, बिजली नहीं है मुल्क में, बिजली है ही नहीं, ट्यूबवेल और है तो महंगा मिल रहा है, ट्यूबवेल कैसे चलेंगे? वहाँ तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है मुल्क की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्री सेक्टर की, उसको मैं समझता हूँ एक मजबूत किस्म की पॉलिसी बना के तो उनको टैकल किया जाए, और जो इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, स्टेक होल्डर्स जो है उसके अंदर जो हैं, उनको साथ ले के गवर्नमेंट कमेटियाँ बनाए जो कि सजेशंस दें कि हम किस तरह से अब हमारे बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं कि हम दुनिया में कम्पीट कर सकें, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है आपकी है, या आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनियाँ हैं, ऑटो इंडस्ट्री है। तो आप देखें, मलेशिया छोटा सा मुल्क है, वहाँ दुनिया की हर कार मैन्युफैक्चर हो रही है, चाहे वो मर्सिडीज इंडिया है। पाकिस्तान को कंपेयर करें, नरेंद्र मोदी का एनर्जी और स्ट्रेंथ देखें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हार्ट पेशेंट हैं शायद, उनका देखें, फ़र्क साफ जाहिर है। वो धड़ाधड़ रेड टेप काट रहा है वहाँ, उसका काम ही कुछ नहीं है, रेड टेप काटता है। जब गुजरात का वो CM बना
बहुत वहाँ रेड टेप्स थे, बहुत ज़्यादा वहाँ बिज़नेस करने में रुकावटें थी। उसने कहा कि जाता था बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को दुनिया भर में, हमारे स्टेट में लगाओ, जो भी रुकावट है मैं दूर करूँगा। उसने दूर किया। गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्परस स्टेट, दैट्स व्हाई ही वाज सेलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो उसके अंदर पावर है, लड़ता है, उसको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री वाज गुड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ही डजंट केयर अबाउट बाबू साहब क्या कह रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट, एवरी ब्यूरोक्रेट इज अफ्रेड ऑफ हिम। हमारा तो कोई यहाँ के ब्यूरोक्रेट सर पे सवार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो प्लानिंग है आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और मुल्क के रेगुलेशन, इन सब पे एक जायज़ा लिया जाए कि कहाँ पे हमारे बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे हमारी इम्पेडिमेंट्स हैं, कहाँ पे बिज़नेस। आप कहते हैं जी कि जी बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारी जो कंपनियाँ हैं वो सब की सब पाकिस्तान से बेच के जा रही हैं। सीमेंस जो है वो अपने जा रहा है पाकिस्तान को छोड़ के। रिसेंट जो आपकी सिंगर कंपनी जो अमेरिका की कंपनी थी, वो अपना शेयर औने पौने क्या बिल्कुल उन्होंने कहा कि बस हमें यहाँ से निकलना है। बातें करे कि आ रहा है तो कहाँ से आएंगे? इकराम साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेना है। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ इकराम एच मियां साहब हैं जो कि फॉर्मर बैंकर रहे, काफ़ी दिनों तक पंजाब वगैरह में इन्होंने बैंकिंग की और बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी इन्वॉल्व रहे। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच वीक पॉलिसीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ हु व्हेन ही फर्स्ट केम टू पावर इन 92 क्रिएटेड ए स्टिर इन द ब्यूरोक्रेसी वालों को उन्होंने बज़ाब्ते आंसू रुला दिए थे। मैं अपनी फैक्ट्री की मिसाल देता हूँ। छोटी सी कंपनी हम चलाते थे ऑक्सफोर्ड के नाम से, नाज़ाबाद नंबर 4 में, और हमारे पास हर वक्त एक सेल्स टैक्स का आदमी बैठा रहता था जो खाता रहता था, पीता रहता था, पान खा कर के थूकता रहता था। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि जी ये ख़त्म करो टैक्स सेल्स टैक्स, इनसे कहो ऐसी सी छोटी छोटी इंडस्ट्री से कि कितना दे सकते हैं बता दें। हमारे एसोसिएशन ने कहा कि जी पर मशीन हम इतना दे सकते हैं। एक्सेप्ट हो गया जनाब, और हमने जो टैक्स दिया वो पहले जो टोटल कलेक्शन होती थी उससे कहीं ज़्यादा, और सेल्स टैक्स वाले बज़ाब्ते हड़ताल पे चले गए क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी मारी गई। ये होता है लीडरशिप। ये थोड़ी कि आ गए अब जो जरदारी की पॉलिसी थी वही चली जा रही है, मुशर्रफ की पॉलिसी चली जा रही है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग यू, क्यों ना हम जरदारी को ही कंटिन्यू कर लेते। तो वेरी पुअर सिचुएशन हियर, दैट्स वाई पोटेंशियल होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है, गवर्नमेंट कम्प्लीटली, मिनिस्टर्स अक्सर तो है ही नहीं, 50 से ज़्यादा इदारों के हेड ही नहीं है, ढूंढ ही नहीं पा रहे आदमी, और एकदम लीडर लेस इकॉनमी चल रही इस वक्त। आप ये कह रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ के जा रही हैं, और कौन सी सिंगर के अलावा गई हैं? और बस मेरा फार्मास्यूटिकल से काफ़ी गई हैं, दे हैव रिड्यूस्ड और curtailed और इवन गॉन। ये देखिए, मुल्क में चूँकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की भी मसले हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और चूँकि एनर्जी की शॉर्टेज है, तो सस्टेनेबिलिटी जो होती है फॉर कंपनीज व्हेन देयर इज़ नो एनर्जी, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इन द केस ऑफ फार्मेसी में आपको याद दिलाता हूँ, भुट्टो के दौर में एक साहब होते थे, मुबशर क्या नाम था? हसन साहब। हसन साहब, फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने थे। एक रूल बनाया, वो आर्टिकल 13 कहलाता है। उसमें उन्होंने एक तो जेनरिक मेडिसिन बनाने की उन्होंने कोशिश की, ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट के ब्रांड ही कोई नहीं होगा, विच हैज़ ए थिंकिंग विच हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग चाइना। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि कहा कि जी हम बड़े आवाम के प्रोटेक्टर हैं, इसलिए उन्होंने प्राइजेस फिक्स कर दिए। आप एज ए बैंकर, एज एन इकोनॉमिस्ट, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिचुएशन वेयर समथिंग कैन बी फिक्स्ड फॉर 30 years? नहीं, आई थिंक नथिंग कैन बी फिक्स्ड। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, अगर आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को पाकिस्तान में रिटेन करना है तो आपको उनके साथ बैठ के उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, स्पेशली जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन ये आर्टिकल 13 कहते हैं कि इसको हटाओ और कॉस्ट प्लस का कोई सिस्टम करें। जो भी है उनकी बात सुने, बात सुन के उसके बाद लाया मिल तय करें कि भाई अगर आप उनको यानी
फोर्स करेंगे कि वो आर्टिफिशियली लो प्राइसेस रखें तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएंगे। then they will stop. तो वो That is the main reason given by all these pharmaceutical who have gone. आजकल आप कि देखें उनकी जो कीमत पड़ रही है वो इस जो प्राइस सजेस्टेड प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट है उससे कम है। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, जैसे ये नींद की गोलियाँ होती थी, यानी वो 100 रुपये में 100 गोलियाँ मिल रही हैं एटीवैन की, अब वो 1000 रुपये में भी नहीं मिल रही। आई नो माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स यू नो जो उस दिन गिला कर रहे थे शिकवा कि देखो यार मिल ही नहीं रही, वो उन्हें बनानी छोड़ दी, हाँ बनानी छोड़ दी, ये हो रहा है ना। यू नो, तो व्हाई शुड दे। ये तो देखिए ना, अब मुबशर साहब एक इंजीनियर थे और उनको बना दिया भुट्टो साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर या क्या। या फाइनेंस भाई आप एक ऐसे आदमी की 70s की पॉलिसी आप 2016 में भी चलाओगे? नहीं चलेगी, ये मुल्क चल सकता है? दैट मीन्स कि देयर इज नो लीडरशिप हियर। नहीं लीडरशिप, if a industrialist has come as a leader, he should know these things, he should know the market mechanism, how the prices are fixed. अगर आप प्राइस मैकेनिज्म क्या है, आप 1000 आइटम पे कोई आपका कंट्रोल नहीं है, आलू कितने बिक रहा है, प्याज कितने बिक रहा है, चावल कितने बिक रहा है, इस पर कोई कंट्रोल है? बिजनेसमैन ही आपस में एक दूसरे से लड़के रेट तय करते हैं ना अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। तो व्हाई यू आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ फार्मेसी, व्हाई यू आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ तेल, व्हाई यू आर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? लिव इट अवे, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। बिल्कुल। ये तेल के बारे में मैं समझता करप्शन हूँ, खत्म हो जाएगा उससे। अभी ये ड्रग अथॉरिटी है, कितना बड़ा करप्शन का इदारा है आप सोच नहीं सकते। एक एक चीज़ के अप्रूवल पे कितने पैसे रिश्वत दिए जाते नहीं, हैं, और वहाँ काम ही नहीं होता, काम कुछ नहीं होता। आप अभी आपको मैं बता दूं कि अभी उन्होंने कहा कि जी हर्बल और जो इस तरह के थे ना हमदर्द वगैरह टाइप के, वो भी हमारे कंट्रोल में आ गए। 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशन गई हुई है टू रेगुलराइज। बहुत मुश्किल से ये महीने में 2, 4, 5 अप्रूवल दे पाते हैं, ये तो इनकी कैपेसिटी है। बिल्कुल। आपने एक छापा मार दिया उनके ऊपर और आप कैपेसिटी, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब तक मिनिस्ट्रियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी एट द प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेवल तक, तो हर रोज बाहर होते हैं, उनका टाइम कहाँ है? तो नहीं, दे ऑलवेज हैव स्टाफ होता है प्राइम मिनिस्टर का, सेक्रेटेरिएट होता है पूरा प्राइवेट सेक्टर का। तो देखिए ना, हर मिनिस्ट्री की हर महीने कुछ मिनिस्ट्रियों को दे शुड रिव्यू देयर परफॉर्मेंस। ये बहुत तो सब रिश्तेदार बैठे हैं ना, समधी को आप डांटेंगे? तो चलिए, अगर अच्छा नहीं आप समधी को डांट सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर बंदा कॉम्पिटेंट है, इसीलिए honest हम है, लोग ने कारोबार honest किया है, तो एक professional उसूल है। रखा कि किसी रिश्तेदार को किसी की पोजीशन पे ना रखो, वो डांटेंगे तो वो घर में मसला हो जाएगा। या तो बहरहाल मैं तो इन चीज़ों में ये कहता हूँ कि अगर कोई कॉम्पिटेंसी है, किसी की कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल है, ऑनेस्ट है, मैं तो कहता हूँ कॉम्पिटेंट हो तब भी आपकी पोजीशन पे ना रखें, know, बिकॉज आप उसकी सर्जरिश उस तरह से नहीं कर पाएंगे जो एक नॉर्मली कर पाएंगे, कि रिश्ता बीच में आ जाएगा ना, या भाई है, भतीजा है। जनरली तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अच्छा जो वो समधियाना का रिश्ता वो तो और ख़तरनाक होता है, आप कुछ करेंगे तो आपकी बेटी पे वो जुल्म करेगा। अच्छा, तो मैं तो ज़ाती चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होता बेसिकली। आपके मिनिस्ट्री देख लेना कि कौन लोग लेकिन चला रहे हैं इस हुकूमत को। मैं ये कहता हूँ सब तो रिश्तेदार कि चला जो रहे हैं। उन्होंने शुरू में बेटी आके भी कहा लगी था हुई है, बेटे भी कि लगे हुए हम हैं। जो है आके अकाउंटेबिलिटी को देखेंगे, ख़ासकर जो परफॉर्मेंस है। आई एम टॉकिंग, अगर एक मिनिस्ट्री में काम नहीं हो रहा और वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही मुल्क के लिए, तो वो भी मैं समझता हूँ जो इनकम्पिटेंसी है इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो आप मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उस शोबे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जिसकी वो मिनिस्ट्री है। तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी है, इसका बेस्ट यही होता है कि परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो पीरियडिकल होना मस्ट है। मेरा 6 महीने प्रोग्राम बाद वक्त ख़त्म हो रहा है क्योंकि मार्केट का ये शो है। थोड़ी सी कमेंट्री ऑयल के बारे में कर दें कि आगे क्या होने वाला, मार्केट वर्ल्ड वाइड क्या होने वाला है, उसी साथ हम भी चलेंगे। ऑयल के बारे में मेरा अपना जो है ओपिनियन वो यही है कि ऑयल प्रेशर में रहेगा, अभी और रहेगा, अभी प्रेशर में रहेगा। जैसे अभी 32 तक गया था, ये सस्टेन नहीं चूँकि कर पाया, गिर अमेरिका गया। में वो एक मॉन्स्टर ब्लिजर्ड आया जिससे 14 अच्छा उसकी वजह से बढ़ गया था 20 स्टेटों में तकरीबन 2.5 फुट के करीब बर्फ पड़ी एवरेज, और 3-4 और दिन सारी shut लाइफ down वाज रहा। Shut down क्रिपल्ड for फॉर 4-5 days। एटलीस्ट 2 days। कल तक भी बंद था ना। अब आज वो से तो उसकी वजह से जो थोड़ी सी अच्छा, ये demand आ प्राइसेस जो थी $32 तक आ गई थी, ऊपर 32.5 पे। अच्छा दैट वाज द तो फैक्ट। अब वो सारा क्लियर हो गया है, वेदर क्लियर हो रहा है, और ज़रा सा वेदर वार्म हुआ तो जो आपकी डिमांड थी फॉर विंटर, हार्श विंटर के लिए, वो खुद ही कम हो जाएगी। अच्छा सर, इस पर एक बात आपको बताऊं, आज ही मैंने अपने ही चैनल के 11 बजे वाले शो आप और कारवार में
कोई एक्सपर्ट आए हुए तो उनको ये सुना है, आपसे इस पर पहले भी बात हुई कि शेल गैस के ज़रिए, शेल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो रही है उसकी कीमत सिर्फ $13 है। एक दफ़ा याद हम लोग बात कर रहे थे कि $60 पे कैसे ये सस्ता बेच रहे हैं। नहीं वो इसलिए ना कि उन्होंने कहा कि 13 है। इसी तरह गैस के बारे में और दूसरी जगह से मैंने सुना है कि शेल गैस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 2, दैट्स व्हाई इज बीइंग सोल्ड फॉर 2.3 एट द मोमेंट। ये नॉलेज हमें नहीं थी। ये लोग तो यही कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया वाला सोच रहा है कि $60 का कॉस्ट है तो ये जब ये नीचे आएगा तो वो आउट हो जाएंगे। अगर $13 उसकी कॉस्ट है तब तो $15-16 पे तो पेट्रोल जा सकता है। तो नहीं, शेल का यह है कि जो फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है जी जी, जिससे वो पानी को ले जाके प्रेशर देके मार के उसको तोड़ते हैं रॉक्स को, तो उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से जो शेल की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो दिन ब दिन देखिए ना, पहले तो ये होता था ना, आप एक जगह पे ड्रिल किया, डीप चले जा रहे हैं वहाँ से निकाला तो एक सर्टेन कॉस्ट होती थी। अब तो ये कि एक आपको ट्रैप्ड कहीं पे तेल या गैस मिला, ऑल यू हैव टू डू इज ब्रेक द साइड्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग कम्स आउट, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन हैज रिड्यूस्ड। तो बेसिकली शेल जो है ये अमेरिका वाले इसको प्रोड्यूस करते रहेंगे और अमेरिका विल नाउ रिमेन सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल डोमेस्टिकली। 9.5 मिलियन अपनी प्रोडक्शन है, उनको दे डोंट नीड सऊदी तेल, उनको आगे जाके इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे वो। सम प्रोडक्ट दे विल एक्सपोर्ट, नो गैस दे आर अबाउट टू एक्सपोर्ट। क्योंकि कनाडा में अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है ये सैंड ऑयल जो है उसके ज़खायर हैं। पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन कनाडा विल ऑलवेज बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ अमेरिका ऑलवेज, बिकॉज देयर इज अ प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेशन में कि वहाँ से एक फ्रेट ट्रेन चलाई जाए जो ऑयल लेके आए कनाडा से अमेरिका। अच्छा, तो वो जब वो चीज़ हो गई तो अमेरिका विल नॉट बी इम्पोर्टिंग फॉर एनी अदर। ये मतलब अक्रॉस द तो बड़े इम्पोर्टर जो है वो रह जाएंगे, ये चाइना, आपका इंडिया, ये जो जापान, हमारे जैसे मुल्क हैं, ये यू नो जो बड़ी इकॉनमी। जापान वाला तो शुरू से गैस पे हैं। हाँ, तो एनर्जी की बात हो रही है, इट कुड बी ऑयल ऑल्सो। तो प्राइमरीली तो ऑयल की जो प्राइस है अगले क्वार्टर में मैं समझता हूँ ये $27-28 तक डेफिनेटली मैं समझता हूँ आएगी। You know? तो विल इट इम्पैक्ट आवर स्टॉक मार्केट वेरी बैडली? चाइना में मैं समझता हूँ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो रही, चाइना में हार्ड लैंडिंग हो रही है। शंघाई का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 9% घट गया है, 9-9.5%। 5,000 से घट के 2,700 पे आज खड़ा है, तो 50% कम हो गया ना जी। 5,000 से ये हार्ड लैंडिंग है, हार्ड लैंडिंग है, हेवी हार्ड लैंडिंग है। अच्छा, और चाइना देखो, चाइना वाज द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइना सीमेंट इंपोर्ट करता था, 60% ऑफ इट्स, कॉपर बहुत ज़्यादा करता था, कॉपर, प्लेटिनियम, यू नेम इट, एवरीथिंग, ऑयल, एवरीथिंग। दुनिया का 30% ऑयल चाइना इस्तेमाल कर रहा था। अब जब चाइना की अपनी इकॉनमी की ग्रोथ स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स ओन डोमेस्टिक फैक्टर, तो चाइना की जो डिमांड है फॉर ऑयल विल ऑल्सो गो डाउन, तो उससे सारी कमोडिटीज़ की उसकी जो है वो भी नीचे चली जाएगी डिमांड। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू आवर मार्केट नेट? आप पहले भी बोलते रहे हमेशा कि ये गिरना जो हमारे लिए बहुत अच्छा, मैं तो दुआ मांगता रहा हूँ नमाजों में, मेरी तो दुआ कबूल कर रहा है अल्लाह। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, ऑयल सेक्टर सफ़र करेगा। पाकिस्तान नहीं, पर देखिए ना हमारा ऑयल सेक्टर भी काफ़ी हद तक इंसुलेटेड है, क्योंकि हमारी जो प्राइसेस दी जाती हैं ऑयल वालों को वो अच्छी खासी है, वो अच्छी हैं। गैस वैसे ही पैक्ड है, तो गैस की कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉसेज नहीं होंगे पाकिस्तान में। अच्छा, ये उनको अच्छे रेट गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट ने रेट अच्छे हैं, फिर भी बहुत बेहतर है। नहीं मगर अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि दैट हमारी कंपनियों को चाहिए कि अपनी जो गैस की जो एक्सप्लोरेशन है और ऑयल की एक्सप्लोरेशन है उसमें दे शुड इंक्रीज देयर लेवल, और खर्च ज़्यादा करें। जैसे आज OGDC को डाटा गया सेनेट की मीटिंग में कि दे हैव नॉट यूज्ड द फंड व्हिच वाज प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोरेशन, तो इन पे सख्ती होनी चाहिए कि फाइंडिंग करते रहे, अपनी कॉस्ट को परवाह नहीं करो, लेट गवर्नमेंट गिव ए गुड रेट टू देम, यू नो। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे बात हो रही थी जी कि वो कतर से गैस आनी है, वो $8 की पड़ेगी, 9 की पड़ेगी, नई बातें थी। अब वही चीज़ $5 के करीब आपने कर लिया है, यू नो, बेस्ड ऑन $30 की प्राइस पे। हाँ, वो जो परसेंटेज ऑफ प्राइस वो है। और अब मैं आपको आगे बता दूं कि बहुत जल्द आपको इस मार्केट में ये कोरंगी के सामने आपको अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कश्तियाँ LNG की नज़र आएंगी एट द कॉस्ट ऑफ $3 to $4।
ये फ्यूचर है, उसी से सब कुछ डिटरमाइन होगा कि ऑयल किधर जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी मैं सुनता हूँ विल परफॉर्म बेटर। आपकी बात पैन करते हैं बोनांजा, $3-4 में अगर LNG आ जाता है पाकिस्तान में, दैट्स द बोनांजा, प्रोवाइडेड इट इज इम्प्लीमेंट कर सकें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसको पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर की आपकी ग्रोथ है, इनकी मजबूत पॉलिसियाँ बना के इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। मुल्क में बहुत पाकिस्तान कैन इजीली अचीव 7-8% की GDP ग्रोथ। इंडिया क्यों नहीं कर सकते? नियत की बात है, अल्लाह ने मौका दिया है, अब हम इसको इस्तेमाल करें ना करें हमारे ऊपर। क्यों आपकी एनर्जी अगर 25-24 पे आ जाता है ये ऑयल, और नेक्स्ट टारगेट विल बी 20 देन, जी जी, तो आप नजर लगाएं कि कितना पाकिस्तान। और गैस को भी ना भूलिएगा, गैस $3-4 का हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल, तो साहब बहुत आपने अच्छी बातें आखिर में की हैं, और पहले भी माशाल्लाह आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, अल्लाह करे आपकी बातें सही हो। नाज़रीन, वर्ड बोनांजा यूज़ किया इन्होंने, जाके इसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगी कि कितनी बड़ी अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी हमें दी है इस तेल और गैस की कीमत को कम करके। इसी से हम सफ़र करते थे और यही हमारे पर बेहतरीन मौका है टू ग्रो अप वेरी फास्ट। इन्होंने 7-8 का जो लफ्ज़ यूज़ किया है, दिस इज़ द फास्ट हाईएस्ट ग्रोथ रेट एट द प्रेजेंट टाइम। दुनिया भर में नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, रशिया में नेगेटिव, जापान में नेगेटिव, यूरोप 0, अमेरिका 1-2%। अगर आप 7% पे ग्रो करते हैं, यू विल बिकम द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट गोज एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्यू, नॉट फ्रॉम द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट फ्रॉम ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस के कारोबार से आप निकल जाएं, छोड़ दें, हमारे जान छोड़ें। तेल की कीमत बढ़ती है तो हम ज़्यादा कीमत देंगे, घट रही तो लेट अस एंजॉय दैट, लेट इंडस्ट्री एंड फार्मर्स एवरीबडी एंजॉय द चीप एनर्जी, और हम यहाँ पे बूस्ट मारें और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएं। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।